Be strong. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। बाकी उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। बाकी आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जीएस जनरल स्टडीज़ साइंस। और साइंस जैसा आप जानते हैं, साइंस में से क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, काफ़ी बड़ा लार्ज एरिया है। लेकिन उसमें से आज मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, सरल दोलक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है साइंस में, फिजिक्स के अंदर, उसे आज हम सीखेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है मुझे लगता है, तो काफ़ी ध्यान से बातें सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले जब हमारा हेडिंग है कि सरल दोलक और सिंपल पेंडुलम, तो ये क्या होता है पहले हमें ये समझना चाहिए। तो आप देखें, सरल सिंपल ये तो बात हमें समझ में आती है। दोलक क्या होता है? दोलक होता है दोलन करने वाला। दोलन का मतलब क्या होता है? कंपन। जो चीज़ वाइब्रेट करे, ऑसिलेट करे, उसे ही हम क्या कहते हैं? दोलक। और जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेंडुलम। अगर मैं इसकी परिभाषा को और थोड़ा सा और आगे समझाने की कोशिश करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसी डोरी ले ली जाए जिसका उसकी लंबाई पे कोई फर्क ना पड़ता हो। डैट मीन्स अगर उसके नीचे कुछ लटका दिया जाए तो उसकी लंबाई चेंज ना हो। ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया कोई एक डोरी ले ली इस तरह से, नीचे कोई एक ठोस सॉलिड इस तरह से बांध दिया जाता है इसमें, इसे इंग्लिश में बोब कह देते हैं, बोब। और ऊपर जो है इसे किसी आधार से यानी कि बेस से इसे फिक्स कर दिया जाता है। तो ये जो स्थिति आई, ये इस तरह से मूवमेंट करता रहता है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो इस कॉम्बिनेशन को, इस सिस्टम को हम सरल दोलक या सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सिंपल पेंडुलम क्या है। आपने दीवार घड़ी देखी होगी, दीवार घड़ी में नीचे पेंडुलम होता है जो इस तरह से वाइब्रेट होता रहता है। तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? सिंपल पेंडुलम का। ठीक। अब यहाँ से हम कुछ बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि जो ये पेंडुलम है, मैं अभी से पेंडुलम ही बोलूँगा, कि इसकी जो गति है, जो इसका मोशन होता है यानी कि मूवमेंट होता है या गति होती है, वो किसका उदाहरण है? तो आप बोलोगे कि ये SHM का उदाहरण है। SHM का मतलब क्या होता है? ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सरल आवर्त गति क्या है, ये तो मुझे किसी और पीरियड में बताना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, वरना इस पीरियड की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो फिलहाल इतना सुनिएगा कि जो सिंपल पेंडुलम है, कोई ये पूछे कि इसका जो मूवमेंट होता है, जो इसका मोशन होता है, वो किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे सरल आवर्त गति का उदाहरण है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक। अब सिंपल पेंडुलम का एक फॉर्मूला होता है T=2π√L/G। सारा जो पीरियड है इस फॉर्मूले पे केंद्रित है आज का, इसे हम सीखते हैं। यहाँ पे जो T है, इस T का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोलेंगे, हिंदी में बोल देते हैं आवर्तकाल या दोलन काल। हिंदी में बोल देते हैं आवर्तकाल या दोलन काल। ये जो 2π है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जानते हैं आप। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज ना हो। पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 22/7 या 3.14 होती है। L का मतलब होता है यहाँ पे लेंथ यानी कि लंबाई। और जो G है वो होती है ग्रेविटी यानी कि हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो ये मैंने आपको समझाया। अब इससे आगे अगर माने मैं आपको कुछ समझाना चाहूँ या कहना चाहूँ, तो इससे आगे देखते हैं। अभी हमने ये समझा कि पेंडुलम क्या होता है और इसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है। अब इस फार्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे एक्सप्लेन करना है। T=2π
√L/g। इसे सीखने से पहले एक फॉर्मूला हमें और देखना पड़ेगा, वो होता है T = 1/n। यहाँ पे जो n होता है ये होती है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवर्ती, और T मैंने बता ही दिया टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। पहले हम इन दो टर्म को समझते हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है एक सेकंड में चक्करों की संख्या, द नंबर ऑफ राउंड्स या द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। अब उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी या आवर्ती। और जो टाइम पीरियड होता है यानी कि आवर्तकाल, वो क्या होता है, एक चक्कर काटने में जितना समय लिया जाता है, दैट टाइम हैज़ बीन टेकन इन 1 राउंड इज सेड टू बी द टाइम पीरियड। 1 ऑसिलेशन में, 1 वाइब्रेशन में या 1 राउंड में जितना समय लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग T और N एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। अगर N ज़्यादा होगा तो T कम होगा और N कम होगा तो T ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब अपने मेन फार्मूले में आते हैं। इस फार्मूले से साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि जो 2π है ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लीव कर देते हैं। अब यहाँ T है और यहाँ क्या है, L। √भी मैं छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ से पता चला कि T जो है वो L के क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। आपने साइंस में चीज़ पढ़ी होगी। इस निशान को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर B की वैल्यू बढ़ेगी तो A की वैल्यू भी बढ़ेगी, और B की वैल्यू घटेगी तो A की वैल्यू भी घटेगी। इसी से अलग अगर मैं इसे उल्टा कर लिख देता हूँ यानी कि 1/b, तो अब इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में, यानी कि उल्टा रिलेशन, और इसे बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये सब आप जानते होंगे। अब अगर B बढ़ेगा तो A घटेगा, और B घटेगा तो A बढ़ेगा, यानी कि उल्टा रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे T और L क्या हैं, ये प्रोपोर्शनल है यानी कि अनुक्रमानुपाती है। यानी कि अगर लंबाई घटेगी तो टाइम पीरियड भी घटेगा, और लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो इसका क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। पहले इसे समझाता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा बच्चे जब झूला झूलते हैं तो झूला पड़ा हुआ है, उस पर एक बच्चा बैठा हुआ है और वो धीरे धीरे झूला झूल रहा है। अचानक उसे देखने को पता चलता है कि कोई उसके आसपास है नहीं और उसे अपनी स्पीड बढ़ानी होती है। तो वो बच्चा क्या करता है, वो झूले के ऊपर खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद वो बार बार नीचे उठना बैठना इस तरह से शुरू कर देता है, और आप देखेंगे कि अचानक उस झूले की स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है। ऐसा आपने सबने किया होगा, ठीक है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है देखते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कोई झूला है और ये कोई पटरी है जहाँ ये बच्चा बैठा हुआ है, ठीक। अब ये बच्चा बैठा हुआ है, ये बच्चा खड़ा हो जाता है इस तरह से। तो बॉडी के अंदर जो है गुरुत्व केंद्र होता है, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। पहले वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहाँ था, अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहाँ पे है, गुरुत्व केंद्र। इसकी लंबाई ये जो आधार होता है जहाँ से बंधे हुए हैं, इससे नापी जाती है। तो जो पहले गुरुत्व केंद्र था वो यहाँ था, तो लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक थी। लेकिन अब ये गुरुत्व केंद्र यहाँ है, तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक है। ये बात आप मानते हैं। हम ये कह सकते हैं जो गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो तो ऊपर गया है, लेकिन साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि जो लंबाई है वो घटी है। पहले लंबाई यहाँ से यहाँ तक थी, अब लंबाई यहाँ से यहाँ है। अब यहाँ आ जाइए, लंबाई जो है, जो लेंथ है वो माइनस होती है, तो जो टाइम पीरियड है वो भी माइनस होगा। माइनस का मतलब घटेगा। अगर टाइम पीरियड घट रहा है तो जो n है यानी कि फ्रीक्वेंसी वो बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में उल्टा संबंध है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ राउंड तेजी से होने लगे। जब नंबर ऑफ राउंड तेजी से होने लगे तो जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, कम होगा, जैसे हमने बताया अभी। और जब किसी चीज़ के नंबर ऑफ राउंड बहुत तेज़ी से होने लगते हैं तो हम उसे कहते हैं क्या, स्पीड बढ़ गई। तो इस तरह से उस झूले की स्पीड बढ़ जाती है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। लेंथ घटी है, किस तरह से घटी है मैंने आपको बताया है। फिर टाइम पीरियड भी घट जाएगा, यानी कि आवर्तकाल भी घट जाएगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। डैट मीन्स नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ जाएंगे एक सेकंड के अंदर। अगर पहले 2 राउंड हो रहे थे तो अब 3 या 4 होने लगेंगे, जिसका मतलब है कि उसकी स्पीड
बढ़ गई है। ठीक है, तो लंबाई का आवर्तकाल पे यानी कि टाइम पीरियड पे एक फ़र्क ये होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। गर्मियों में हम ये जानते हैं साइंस के अंदर कि वस्तुओं की या धातुओं की थोड़ी बहुत लंबाई बढ़ जाती है। तो फिर हम सोचेंगे अगर हम गर्मियों की बात करें यानी कि समर की, तो जो लंबाई है वो बढ़ती है, वो एक्सपेंड होती हैं चीज़ें, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, लंबाई बढ़ेगी। जब लंबाई बढ़ेगी तो जो आवर्तकाल है टाइम पीरियड वो भी बढ़ेगा। और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है कि अब जो चक्कर काट रहा है, घड़ी हो या कुछ भी हो, उसे काटने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक चक्कर काटने में ज़्यादा समय लग रहा है। तो हम कह देते हैं कि जो घड़ी है वो सुस्त हो गई है, स्लो हो गई है। यानी कि गर्मियों में घड़ी स्लो हो जाती है। हालांकि वो बहुत माइनर डिफरेंस होता है, हमें आभास नहीं होता उसका, लेकिन साइंस में हमें कहना पड़ेगा गर्मियों में जो घड़ी है वो स्लो हो जाती है। इसका उल्टा अगर हम विंटर की बात करते हैं यानी कि सर्दियों की बात करते हैं, तो सर्दियों में जो धातुएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लंबाई कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है कि अब एक चक्कर जो काटा जा रहा है वो बहुत कम समय में काटा जा रहा है, और जब कम समय में काटा जा रहा है तो जो घड़ी है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो इस लेंथ को मानते हुए हमारे पास 3 रिजल्ट आए कि गर्मियों में घड़ी सुस्त हो जाती है, सर्दियों में घड़ी तेज हो जाती है, और बच्चा झूला झूलते झूलते जब वो खड़ा होकर उठने बैठने लगता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैंने आपको समझाया। ठीक, चलिए समय न गवाते हुए अभी आगे करते हैं। ये अभी हमने इसका एल देखा है कि टाइम पीरियड में और लेंथ में क्या रिलेशन है, और टाइम पीरियड पर लेंथ का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, उसके बाद अब जी देखते हैं। जी को मैंने बताया था ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, और मोस्टली सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जी की वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर आके गिरती है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अगर हम यहाँ टी और जी को देखें तो टी जो है जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत क्रमानुपाती है, उल्टा संबंध है। डैट मीन्स अगर टी बढ़ेगा तो जी घट जाएगा, या हम कह सकते हैं कि जी अगर बढ़ेगा तो टी घट जाएगा, उल्टा रिलेशन है। तो अब हम सोचते हैं और समझते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट बैठेगा। जी की वैल्यू अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएं या पृथ्वी से नीचे जाएं, जो सरफेस है उससे ऊपर जाएं उससे नीचे जाएं, दोनों ही सूरतों में जी की वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है। ये आप याद रखें। जब जी की वैल्यू कम हो जाएगी पृथ्वी से ऊपर जाते समय या नीचे जाते समय, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर वही बात समझ में आती है। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब फिर वही लाइन बोलूँगा कि एक चक्कर काटने में अब उस घड़ी को ज़्यादा समय लग रहा है, तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, यानी कि स्लो हो जाएगी। ठीक, यानी कि अगर पृथ्वी से ऊपर ले जाया जाए किसी भी घड़ी को या नीचे ले जाया जाए तो जी के मान में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाता है और वो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त। ठीक, अगर हम बात करते हैं सैटेलाइट की यानी कि उपग्रह की, अगर किसी घड़ी को, किसी पेंडुलम को हम ले जाते हैं किसी उपग्रह पर, तो उपग्रह पर आप जानते हैं भार नहीं होता है, यानी कि जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब इस वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा इस फॉर्मूले में, तो आप देखेंगे t = 2π√L/0, तो सब कुछ t = क्या हो जाएगा, किसी संख्या को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। इसका मतलब यह हुआ कि उस घड़ी का टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया। डैट मीन्स उसका जो एक चक्कर है वो अब कभी भी पूरा ही नहीं होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि घड़ी खराब हो गई या उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया, यानी कि उसका चक्कर अब कभी भी पूरा नहीं होगा। तो अगर सैटेलाइट पे ले जाएंगे तो उसका इफेक्ट बच्चों ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात समझ में आई।
चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं जीएस में। हम देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला हमने दिया था T=2π√L/g, इसमें कहीं भी m नहीं है, और m का मतलब क्या होता है? मास, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान। क्योंकि मास यानी कि द्रव्यमान इस फार्मूले में ही नहीं है, इससे ये सिद्ध होता है कि टाइम पीरियड पर इस मास का यानी कि द्रव्यमान का कोई भी प्रभाव होता ही नहीं है। डैट मीन्स झूले पर अगर आप एक बच्चा बैठा लें या दो बच्चा बैठा लें या तीन बच्चे बैठा लें तो उससे इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन बच्चे बैठा रहे हो डैट मीन्स उसका मास बढ़ रहा है, लेकिन मास तो फार्मूले में है ही नहीं। तो टाइम पीरियड डैट मीन्स उसका टाइम पीरियड ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ना उसकी स्पीड घटेगी ना उसकी बढ़ेगी। ठीक, इस समय सीखते हैं। ऐसा हमें आभास होता है कि अगर तीन बच्चे बैठ जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, क्योंकि फार्मूले में m की एंट्री है ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस तरह का पॉसिबल एंट्री संभव ही नहीं है। तो ये मैंने मास की एंट्री बताई आपको। तो अभी हमने देखा कि t जो है l पे किस तरह से डिपेंड करता है और t जो है g पे किस तरह से डिपेंड करता है, और m पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो इस तरह से हमने सिंपल पेंडुलम को समझा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। बाकी आज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आता हूँ। बाकी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। Strong.